So before we start the video, I would request all those people who are here for the first time to subscribe to Quantai Note and be updated with new questions. And also don't forget to share this with your friends. So आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो है लीड कोड का इजी मीडियम प्रॉब्लम मेजॉरिटी एलिमेंट. ठीक. सो मीडियम के तरह क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो मीडियम में आता है. बट हाँ, तो मेजॉरिटी एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट जो इजी है. तो हम क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन और हमें बताना है कि एक एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट कब होता है when it appears more than n by 2 times. Okay, so you may assume that the majority element always exists in the array. So हमें रिटर्न करना है एक्चुअली मेजॉरिटी एलिमेंट. ठीक है. सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल, सेकंड देखते हैं. तो इसके अंदर ये 3 बार आ रहा है और ये 4 बार आ रहा है. ओके. सो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 7. तो 7/2 इज 4. जो 4 और 4 टाइम से ज़्यादा आता है ना, वैसे ये 3.5 होते हैं बट 2.5 का वो अगर अप्रॉक्स करें तो ओके. सो इट इज कमिंग मोर देन 3.5. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बहुत ही मतलब ब्रूट फोर्स जो यहाँ पे जो हमारी मतलब थिंकिंग होनी चाहिए कि हम जस्ट एक नंबर को लें, है ना. एरे के हम लोग जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास जो एरे है वो ऐसा है. जैसे यही एरे है 2 2 1 1 1 2 2 1 2. सो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक लूप चलाते हैं और इस 2 को देख लेते हैं. ठीक है. इस 2 को हमने देखा, ये पहला एलिमेंट है जिसको हम चेक करेंगे ये कितने टाइम्स आ रहा है. ऑफ कोर्स हमें एन दे रखा है कि टोटल साइज कितना है एरे का. तो अगर हम 2 लेते हैं तो अब इस 2 के आगे जो भी एरे है हम उसके अंदर क्या सर्च करेंगे? उसके अंदर सर्च करेंगे कितने टाइम्स 2 आ रहा है और उसको एक काउंट नाम के एक वेरिएबल में रख देंगे, है ना. और जस्ट उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो जो काउंट है क्या वो ग्रेटर देन n/2 है कि नहीं. तो यहाँ पे जब 2 की काउंटिंग होगी तो वो 4 आएगी, जो कि ग्रेटर देन n/2 हो जाएगी. तो डायरेक्टली आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा. इस केस में मिल रहा है लेकिन हो सकता है दूसरे केसेस में ना मिले, क्योंकि अगर एरे हमारा ऐसे होता 1 1 1 2 2 2 2, है ना. तो हमें 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं 1 की इस पूरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एरे में, और हमें मिलती है वो 3, जो कि 3 जो है वो लेस देन n/2 होते हैं यहाँ पे 7/2. तो हम लोग स्किप करते और उस एलिमेंट पे जाते जब तक हमें नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता, और उस नेक्स्ट एलिमेंट से हम लोग फिर उसके आगे वाले पार्ट में काउंट करते कि उसके कितने वो नंबर है, मतलब कितनी बार वो आया है. और अगर उसकी काउंट जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है n/2 तो हम सिंपली उस नंबर को रिटर्न कर देते. तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि अगर हम लोग एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके अगले वाले पार्ट में जा रहे हैं, फिर अगला नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अगले वाले पार्ट में, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक फॉर लूप से एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं और दूसरे फॉर लूप से हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं. सो 2 फॉर लूप है और ऑलमोस्ट जो इन द वर्स्ट केस दोनों एंड एलिमेंट्स तक जाएंगे. तो एन एलिमेंट्स तक जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देंगे वो O ऑफ n स्क्वायर देंगे, है ना. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किया नहीं, है ना. तो या सो इट इज ब्रूट फोर्स. या the examiner will not be happy with this answer. So what we can do is we should optimize this method. So हम क्या कर सकते हैं? We हम I have already told in my previous videos that if we have to increase optimize our time complexity, then it may be possible that we need to you know compromise with our space complexity. So what we will do, we will take a hash map. Why hash map? Because it can keep number and their frequencies count, and we can have a lookup time of over 1. So it will be very beneficial. So
से कि अगर मैं एक हैश मैप ले लेता हूँ, है ना, मैं हैश मैप ले लेता हूँ और एग्जाम्पल में कौन सा ले लूँगा, एग्जाम्पल में ये वाला ले लेता हूँ, लेट्स से मैं एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये वाला ले लेता हूँ, वन नहीं टू, टू, और इसके बाद एक वन और था ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस एलिमेंट पे जाएंगे और हम इसको मतलब जिससे कि इसको ना हम लोग हैश मैप के अंदर पुट कर देंगे। पहले हम चेक करेंगे क्या ये हैश मैप के अंदर है। अगर हैश मैप के अंदर है तो जस्ट हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। हमारा हैश मैप क्या स्टोर करेगा, हमारा हैश मैप दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। इट विल स्टोर इंटीजर pointing towards his frequency. So integer pointing towards his frequency. So हम लोग okay. तो हम लोग टू को देखा तो टू के लिए वन टाइम आया। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, हमने चेक किया कि क्या टू हैश मैप में है, हाँ हैश मैप में है, तो हम जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, क्या ये हैश मैप में नहीं है, तो हम इसको ऐड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, ये है हाँ है तो फ्रीक्वेंसी ऐड किया, ये है हाँ है तो फ्रीक्वेंसी ऐड की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट में गए, क्या वो हैश मैप में है, हाँ है, तो हमने फ्रीक्वेंसी ऐड किया। फिर नेक्स्ट पे गए है तो फ्रीक्वेंसी ऐड किया और हमारा एरे जो है पूरा ट्रेवर्स हो गया। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी है हर एलिमेंट के लिए चेक करें कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2 से ज़्यादा होगी, है ना। तो और जो n/2 से ज़्यादा बड़ी होगी वो सिंपली उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर है वो हमारा आंसर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली हमने देखा कि हम ट्रेवर्स करेंगे एरे के अंदर, एलिमेंट देखेंगे, हैश मैप के अंदर पुट करेंगे। हैश मैप के अंदर पुट करने में कोई टाइप कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगती है, मतलब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उसमें लगेगी हर एलिमेंट के बाद जाना। हम इसमें लुकअप जो कर रहे हैं उसमें ओ ऑफ वन टाइम लग रहे हैं। सो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि इन द वर्स्ट केस हमें जैसे ये केस है, हमें मतलब ऑफ कोर्स हमें वर्स्ट केस क्या, हमें हर बार सारे एलिमेंट्स को डालना ही है इसके अंदर ताकि हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकें, है ना। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो हम लोग को इसके अंदर करनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी इसके अंदर O of n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी O of n ऑल्सो। ये हमारा काफी अच्छा सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू जो हम लोग पहले O of n स्क्वायर था। But still, this is an acceptable solution. On the lead code is also acceptable. But interviewer may ask, can you optimize it? Can you do it in the place? अब in the place का क्या मतलब है कि we do not want an additional data structure to store the elements of the array. Yeah. So what we need to optimize here is not time complexity but space complexity. So हमें अब यही सोचना है कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करना। तो हम क्या करें फिलहाल, तो इस केस में एक न्यू एल्गोरिथम हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे इसमें, वो होता है मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम। ऐसा नहीं है कि कुछ नाम है तो इट इज समथिंग लाइक वेरी बिग और समथिंग दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ, बट जस्ट ये एक मेथड है तो किसी ने डिस्कवर की उसके नाम पे। बट इसके अंदर सिंपल ये है कि जो भी एलिमेंट जो है वो n/2 यानी कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। इट इज़ लाइक कि आप पॉलिटिक्स में हो और इलेक्शन है, तो वहाँ पे मान लो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इलेक्शंस में आपके अगेंस्ट है और उनको भी वोटिंग मिलती है, आपको भी वोटिंग मिलती है, बट इन द एंड जीतेगा कौन, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, है ना। तो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो कैसे पता चलेंगे,
हम लेट से कि देयर इज 1 पर्सन है ना, एंड देयर इज 1 पर्सन है, मतलब आई जस्ट से कि ये एक कैंडिडेट इलेक्शन में, ये कैंडिडेट इलेक्शन में, और ये वोटिंग का हमारे पास सिस्टम है। तो ये जो वोटिंग का सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम क्या कहेगा कि तो ये जो वोटिंग का सिस्टम है, इस वोटिंग के सिस्टम में हमें ये कि जैसे एक पर्सन आया, उसने वोट किया इसको, ओके, तो इसका +1 हो गया। नेक्स्ट पर्सन आया, उसने वोट किया इसको, तो इसका +1 हो गया, है ना। नेक्स्ट आया, तो उसने इसको किया, तो इसका +1 और हो गया, तो ये ओवरऑल 2 हो गया। नेक्स्ट आया इसको, तो इसको ओवरऑल 2 हो गया, है ना। और हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और जिसका लास्ट में सबसे ज्यादा काउंट होगा वो जीत जाए। इसको हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, इसको एक सोचने का एक और तरीका है कि लेट्स से कि जस्ट एक फर्स्ट एक बंदा आया जिसने इसको वोट किया, तो इसको +1 हो गया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो बंदा आया, जो यहाँ पे नेक्स्ट बंदा आया, अब उस नेक्स्ट बंदे ने क्या किया कि उसने इस सेकंड वाले बंदे को वोट कर दिया, है ना। तो अगर उस सेकंड वाले कैंडिडेट को वोट कर दिया, तो होगा क्या, सेकंड वाले कैंडिडेट को वोट करने से होगा ये कि आप उसके काउंट को मत बढ़ाओ, जस्ट आप डिक्रीज कर दो इसके काउंट को। क्योंकि अगर आप देखना चाहते हो कि ये नंबर के चांसेस क्या है सबसे ज्यादा रहने के, है ना, तो अगर इस एलिमेंट पे आया, तो एक्चुअली में दोनों के सेम हो गए, तो ये जीत नहीं रहा है किसी भी तरीके से। सो ये 0 पे आ गया। नेक्स्ट टाइम जो एक आया पर्सन, उसने इसको वोट दिया, तो इसके कट करके 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जो पर्सन आया, उसने इसको वोट दिया, तो आप उसकी वोटिंग बढ़ा के आप इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो इसके ओवरऑल जो गेन है वो 0, क्योंकि ये अभी भी नहीं जीत पा रहा है। सो ये कब जीत पाएगा, लास्ट तक। अगर ये एलिमेंट 0 नहीं रहा, इसका मतलब उसने उसको बीट कर दिया क्योंकि उसको उससे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स हो गए। ये एक तरीका है सोचने का कि आप लाइक आप जस्ट आप ये देखते हो कि दोनों में से किसके वोटिंग नंबर ज्यादा है, और वो आंसर हो गया। और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो उतने मार्जिन से विन कर गए इलेक्शन। बट आप ये भी एक तरीका सोचने का कि आप एक के पर्सपेक्टिव से सोचो बस, कि अगर सामने वाले को मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि मेरी तो विन है ना, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे उससे ज्यादा एक भी वोट नहीं मिलेगा, तब तक मेरी विन नहीं है। सो वोटिंग सॉरी सो जो तो हम लोग जो यहाँ पे पूरे वोटिंग एल्गोरिथम है, वो यही कहता है कि जो मूरे वोटिंग एल्गोरिथम है, वो ये कहता है कि हमें यहाँ पर पहले एलिमेंट को कैंडिडेट बना देना। बिकॉज हम मानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा कैंडिडेट हो। कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 2 1 1 1 2 एंड 2, ये हमें एरे दे रखा था, है ना। अब ये जो एरे दे रखा है हमें, इस एरे के अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2। तो हम कहते हैं कि हमारा जो 2 है वो कैंडिडेट हो गया, क्योंकि सबसे पहला वोट इसको मिला, है ना। तो ये कैंडिडेट हो गया। इसका काउंट कितना हो गया, इसका हम काउंट कहते हैं, इसका काउंट हो गया 1, क्योंकि अभी तक किसी को वोट मिली। सेकेंड टाइम पे मैं जब गया, तो मैंने देखा कि क्या ये जो एलिमेंट है, क्या वो कैंडिडेट के इक्वल है कि नहीं। दिस एलिमेंट इज इक्वल टू कैंडिडेट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द काउंट टू 2। मैंने काउंट को 2 कर दिया, मतलब एक और बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि लगातार 2 वोट इसको मिले। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, तो मैंने फिर से चेक किया कि इज दिस एलिमेंट इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव इन द कैंडिडेट। इट इज नॉट। सो आई विल नॉट चेंज माय कैंडिडेट नाउ। मैं अभी अपने कैंडिडेट को चेंज नहीं करूंगा। आई विल जस्ट डिक्रीमेंट द काउंट। मैं क्या करूंगा कि आई विल डिक्रीज द काउंट, क्योंकि अब 1 को भी वोट मिल गया, तो ओवरऑल गेन कितना हुआ मेरे पास, 1 का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में जब एलिमेंट पे गया, क्या वो अभी भी कैंडिडेट के इक्वल नहीं। सो मैंने क्या किया, मैंने काउंट को 0 कर दिया। अब मेरे काउंट को 0 होते ही, अब एक तरह से आप समझो कि न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। न्यू प्रोसेस कैसे, जब हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे, तो जब हम यहाँ पे थे एकदम न्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जिस बंदे को सबसे पहले वोट मिला वो कैंडिडेट बन गया। 2 को मिला तो हमने 2 को कैंडिडेट बना दिया। बट इसका काउंट जैसे ही 0 होगा, इस टाइम पे किसी के पास गेन नहीं, इस टाइम पे किसी के पास गेन नहीं है। तो यहाँ पर जो मतलब बनेगा,
यहाँ पर जो बनेगा न्यू कैंडिडेट वो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा यहाँ पे काउंट 0 हो गया, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है अब वो हमारा कैंडिडेट 1 बन जाएगा। तो कैंडिडेट हमारे 1 बन जाएगा, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है दैट इज इक्वल टू 1, और इस टाइम पे उसका काउंट हो चुका है 1, क्योंकि उसको एक वोट मिल चुका है। आप अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, आप नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 2 पे। आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया कि ये जो एलिमेंट है क्या वो फिर से कैंडिडेट के इक्वल है, नहीं। तो आप क्या करोगे, काउंट 0 कर दोगे, मतलब 0 नहीं, डिक्रीमेंट करोगे, तो डिक्रीमेंट करने पे ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, तो ये जब 0 हो गया तो अब वापस से सब प्रोसेस सिमिलर हो गया। अब जो न्यू एलिमेंट होगा वो कैंडिडेट बन जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा कैंडिडेट बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है ये, तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा लास्ट एलिमेंट। हमारा जो कैंडिडेट है वो 2 हो जाएगा। एंड नाउ यू और काउंट जो होगा हमारे इस टाइम पे वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ट्रेवर्स द होल वे। हम पूरे एरे में जा चुके हैं, लास्ट एलिमेंट तक आ गए हैं। अब हमारे पास आंसर हम लेकिन किसको दें, सो हमारा आंसर विल बी द कैंडिडेट इटसेल्फ। लास्ट तक जो कैंडिडेट बच जाएगा इसका मतलब वो मेजॉरिटी में था, और इसीलिए हमें सिर्फ रिटर्न करना है कैंडिडेट। सो या इट इज द होल। सो हमें लास्ट में उसी को रिटर्न करना है जो लास्ट तक बच गया। लास्ट तक कैसे बचा, क्योंकि आप सोच के देखो, तो इस 2 ने इस 1 को कैंसिल किया, इस 2 ने इस 1 को कैंसिल किया, इस 1 ने इस 2 को कैंसिल किया, 2 हमारे पास अभी तक बच गया, तो ये मेजोरिटी में था। बट हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इस एल्गोरिथम से। अब इस एल्गोरिथम में आप यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव नॉट यूज्ड एनी डेटा स्टेप्स। We are just traversing the array once. We are having two variables, candidate and account. Candidate is for the array value at that index, which we are referring to as our current candidate. Count is the number of times that candidate has occurred to us, which is profitable, है ना। अगर 1 टाइम अगर उसका काउंट है तो इसका मतलब अभी तक उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इट इज इन प्रॉफिट। सो यस, सो इट इज द होल प्रोसेस, और यू कैन सी दैट वी जस्ट आर गोइंग टू ट्रेवर्स द एरे, है ना। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट ऑफ एन, एंड time complexity is just O of n, and space complexity will be O of 1. So it is the optimal solution. No, it is the optimal solution. Space complexity is O of 1. It is the last. You can say that. We have gone to the extent that we cannot optimize solution after this, because our time complexity is perfectly fine and the space complexity is perfect, because you cannot reduce space complexity below this. So yes, so it is a optimal solution, and this is Moore voting algorithm. So हमें क्या सोचना है कि Moore voting algorithm आएगा। So it is generally कि when we have to compare, जैसे कि आपको कंपेयर करना होता है कि इस पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स से आपको उन्हीं में कंपेयर करना है कि विच हैज कम मोर टाइम। तो हमें फ्रीक्वेंसी जब भी आती है दिमाग में, मतलब क्वेश्चन के अंदर, whenever we face frequency or see frequency and we have to count the number of frequency, or we have to count the element, or we have to find the element that has the most number of count of frequency. So at that case, Moore voting algorithm should at least come once in our mind. Yep. It may not be the solution, but it should. Okay. So yeah. So now we will proceed with the coding part. So अब हम इसका कोडिंग पार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम लेंगे, उसके बाद हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। एक जो काउंट रखेगा कि 0 हुआ कि नहीं, और एक हमारा कैंडिडेट।
डेट इसको रख देते हैं, ऑफिशियल डेट इज, इनिशियली इसको हम जीरो रख सकते हैं। और उसके बाद हमें बस एक फॉर लूप चलाना है ताकि हम एरे के अंदर ट्रैवर्स कर सकें। और हमें बस ये चेक करना है कि अगर हमारा काउंट जीरो हो गया, अगर हमारा काउंट जीरो हो गया तो इसका मतलब हमें अपने कैंडिडेट को चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज होके हो जाएगा अभी जो करेंट एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाएगा कैंडिडेट। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इफ ये अगर हमारा काउंट जीरो नहीं है, अगर हमारा नम्स ऑफ आई कैंडिडेट के इक्वल है, यानी कि अब हम जिस नम्स पे हैं, जिस उस पे हैं, अगर वो हमारे इसके इक्वल है तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो उसके इक्वल नहीं है, तो काउंट माइनस माइनस कर देंगे, और जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक चलाएंगे। और लास्ट में हमें बस रिटर्न कर देना है कैंडिडेट एज they should pass. Yes, it is running fine. Let's submit it. Perfect. So it will be done in O of n time complexity, as there is only a single loop and there is no space complexity. It will be a constant because we are not using any data structure to store any variable. We are just using a couple of variables. So yeah.